So, dear students, now we are going to discuss thrust and pressure. ये thrust और pressure भी important topics हैं और इस पर भी अक्सर सवाल आ जाया करते हैं ग्रेविटेशन के। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं इनको हम देखेंगे और एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे इनके ऊपर कि ये होती क्या है, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रस्ट एंड फोर्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट और प्रेशर दोनों ही फोर्स से रिलेटेड हैं और ये एनसीईआरटी में आपके लिखी हुई हैं, आप उन्हें पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं थ्रस्ट के बारे में लिखता हूँ। व्हाट इज ए थ्रस्ट? तो थ्रस्ट इज एक बेसिकली फोर्स को कहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी एक उसका एसोसिएटेड डायरेक्शन होगा। ओके, तो थ्रस्ट को मैं लिख सकता हूं, इट इज ए फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज पर्टिकुलर डायरेक्शन इज बेसिकली थ्रस्ट। तो थ्रस्ट की यूनिट क्या होगी भाई? थ्रस्ट की यूनिट होगी न्यूटन। तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। नाउ व्हाट इज प्रेशर? अगर हम प्रेशर को देखें तो प्रेशर क्या होता है, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वर्ड के एग्जाम का बड़ा प्रेशर है है ना। तो प्रेशर फिजिक्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अगर फोर्स लग रही है तो फोर्स तो अपनी हो गई थे, फोर्स की तो यूनिट हो गई, तो हम बोलेंगे प्रेशर कितना लग रहा है। तो हम पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट की कितनी सरफेस पर लग रहा है, यानी कितने मीटर स्क्वायर पर लग रहा है, यानी कितने एरिया पर लग रहा है, ये पूछेंगे। तो प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो दोनों क्वांटिटी एक सी लगती हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर, और हम दोनों को एक दूसरे के साथ डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि थ्रस्ट ज़्यादा है आजकल एग्ज़ाम का और आजकल एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा है। दोनों, हालांकि दोनों की यूनिट बिल्कुल अलग होंगी। इसकी यूनिट न्यूटन होगी और इसकी यूनिट है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब फोर्स के ऊपर भी अक्सर मैंने देखा कि न्यूमेरिकल आते हैं और आसान ही आते हैं, तो इसके ऊपर प्रेशर के ऊपर और थ्रस्ट के ऊपर, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह से न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ सकते हैं। ओके, एक मैंने एग्जाम्पल देखी, सपोज, ओके, इसके लिए मैंने आपके लिए एक चीज़ लेकर आया। ये नाइफ है, घबराना नहीं है इससे, ठीक, मैं शरीफ आदमी हूँ। तो एक नाइफ हम डेली देखते हैं नाइफ, तो नाइफ के देखिए इस तरफ वाला ये जो एज है, ये एज शार्प एज नहीं है, तो वर्किंग एज नहीं है, नॉन वर्किंग एज है इधर वाली, ये इस हाथ वाली। तो इसको मैं इजीली छू सकता हूँ, ठीक, और यहाँ पर अपनी मैं फिंगर या हैंड को लगा सकता हूँ विदाउट हर्टिंग माई हैंड। लेकिन ये इधर वाली जो साइड है ये शार्पर एज है और इधर मैं अपनी उंगली नहीं लगाना चाहता, बिकॉज हर्ट हो जाऊंगा मैं, कट जाएगी मेरी उंगली। ठीक, तो आप ये देखिए कि जब आप कोई सब्जी काटते हैं या आप समझिए कोई चीज़ का है, सपोज ये चीज़ का टुकड़ा है, तो ये लकड़ी का टुकड़ा, सपोज चीज़ का टुकड़ा है, तो एक तो ये वाली एज है नॉन वर्किंग एज, तो इस वाली एज को लेकर मैं अगर यहाँ लगाऊं तो क्या अगर ये चीज़ का टुकड़ा होगा तो कट जाएगा? है, हो सकता है कट भी जाए, लेकिन कोई सब्जी होगी तो क्या नॉन वर्किंग एज से कट जाएगी? नहीं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, वर्किंग एज जो कि बारीक वाली एज होगी उससे लगाऊंगा तो कट जाएगी ये। तो वर्किंग एज से क्यों कट जाती है? हालांकि चाहे मैं वर्किंग एज से इसके ऊपर प्रेशर लगाऊं, चाहे नॉन वर्किंग एज से मैं प्रेशर लगाऊं, फोर्स लगाऊं, दोनों बार में मैं जो फोर्स लगाता हूं अपने हाथ से, जो मेरी मस्कुलर फोर्स है वो बराबर होती है। लेकिन मैं देखता हूं जो वर्किंग एज से
मेरे आलू प्याज या और किसी और दूसरी चीज़ें होंगी वो कट जाती हैं, बाकी सब नहीं कटती हैं। तो समझ लीजिए कि मेरी फोर्स तो हर बार बराबर है। और सपोज ये वो आपका चीज का टुकड़ा है जिसको मुझे काटना है, तो जब मैं एक शार्प एज ऑब्जेक्ट लाता हूं, सपोज ये एक शार्प एज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शार्प एज, तो जब शार्प एज ऑब्जेक्ट लाता हूं तो ये कटता हुआ चला जाता है। बात समझ में आई या नहीं? और जब शार्प एज ऑब्जेक्ट लाता हूं तो यहां पर आप देखेंगे यहां का जो एरिया है वो वेरी लेस रहता है। एरिया जो है वो बहुत कम रहता है, हालांकि फोर्स दोनों टाइम में बराबर है। तो नॉन वर्किंग एज वाला एरिया ज़्यादा होता है और वर्किंग एज वाला जो एरिया है या शार्प एज वाला जो एरिया है वो बहुत कम होता है। तो प्रेशर को मैं कैसे लिखता हूं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स बेसिकली क्या होती है? आमतौर से जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट्स का वेट होती है। वेट, अगर मैं अपना हाथ भी रख दूं तो इस हाथ का मेरे जो वेट होगा, मास इंटू जी होगा, वो होगा फोर्स। तो ये तो फॉर एग्जांपल अगर फिक्स है तो मैं ये देखता हूं कि जिस जगह पर ये फोर्स काम कर रही है उस जगह का जो एरिया है वो बहुत मैटर करता है। अगर ये एरिया कम कर दें, हम बहुत ज़्यादा कम कर दें, तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, फोर्स पर और एरिया पर। एरिया आमतौर से हम कांस्टेंट देखते हैं, फोर्स हम आमतौर से कांस्टेंट देखते हैं, लेकिन जब एरिया को हम वेरी करते हैं तो प्रेशर जो है वो डिफरेंट पाते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े ट्रक्स होते हैं या बड़े ट्रॉली होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके टायर्स जो होते हैं बहुत चौड़े चौड़े होते हैं और एक साथ दो टायर लगाते हैं वो, ठीक, और एक साथ दो टायर चिपका के लगाते हैं और एक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा टायर। बाज़ दफ़ा तो मैंने 20 टायर्स के ट्रक देखे, ठीक। तो ये इतने सारे ट्रक्स, इतने सारे टायर क्यों लगाते हैं? इनके लगाने से तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है, हमारा पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रक्स का जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है। बात समझ में आई? मास बहुत ज़्यादा, इनके ऊपर जी लगी तो इनका वेट भी बहुत ज़्यादा, और वेट ही बेसिकली फोर्स है, फोर्स भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो जब ये बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ चलेगा ट्रक और इसका एरिया अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, फोर्स बहुत ज़्यादा है, प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स या मास या वेट बहुत ज़्यादा है ट्रक का और हमने टायर्स का जो एरिया जो ज़मीन से चिपक के चलते हैं वो कम रखा, तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ जाने की वजह से अगर कहीं भी नरम मिट्टी मिल गई या रोड ऐसी मिल गई जो नरम हो, वहाँ पर टायर जो है वो धंस जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम एक चालाकी ये करते हैं कि बहुत सारे टायर यूज़ करते हैं और बहुत सारे टायर की वजह से जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो भी बढ़ा देते हैं। तो फोर्स भले ही ज़्यादा हो, एरिया भी बहुत बढ़ा देते हैं, सो दैट वी कंट्रोल द प्रेशर। और प्रेशर फिर ज़्यादा ना होकर प्रेशर कम रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि नरम मिट्टी के अंदर से भी बड़े ट्रक्स जो होते हैं और ट्रॉलीज जो होती हैं वो आसानी से निकल जाते हैं, ठीक। आपने देखा होगा जो तोप होती है, तोप, आप देखेंगे उनके पहियों के नीचे जो है वो एक बेल्ट चलती है पूरी, है ना, एक आयरन ट्रेन की बेल्ट चलती है। वो बेल्ट क्यों चलती है? तो वो भी यही चाहते हैं क्योंकि वो तोप का जो वज़न होता है, तोप जो होती है बहुत हैवी होती है, ताकि दुश्मन की फायरिंग से अपने आप को बचा सके। तो उसकी बॉडी हैवी बनाई जाती है, उसका इंजन हैवी होता है, फिर उसके पास बहुत सारे आर्म्स होते हैं, एम्यूनिशन होता है, उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के पूरे व्हीकल का, पूरी तोप का वज़न जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो वज़न ज़्यादा है मीन्स वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है मीन्स फोर्स बहुत ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम उनके पहियों के अंदर नीचे क्या लगा देते हैं? बेल्ट लगा देते हैं, ताकि एरिया बहुत ज़्यादा हो जाए, ताकि वो कहीं नरम मिट्टी मिले, कहीं खेत भी मिल जाए गीला, तो वहाँ पर वो धंस ना जाए। तो हम ये देखते हैं कि कहीं तो हम
वर्क करने के लिए, जैसे ये नाइफ और ब्रेड वाला मैंने एग्जाम्पल लिया, या चीज़ वाला एग्जाम्पल लिया, या नाइफ और वेजिटेबल्स वाला एग्जाम्पल लिया, वहाँ पर हम चाहते हैं वर्क हो, वर्क मतलब कट जाए सब्जी, उसके लिए हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए। फोर्स हमारे पास एक फिक्स है, हमारी मस्कुलर फोर्स है, तो हम एरिया को वहाँ पर कम कर देते हैं। ठीक, ये जो हमारी नाइफ है, इसकी एक एज जो है हम इतनी बारीक कर देते हैं कि उसका जो वर्किंग एरिया है, सरफेस एरिया है, वो बहुत कम हो जाता है। जब एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उसके उल्टा हम ट्रक्स में या तोप में क्या देखते हैं कि एरिया हम टायर्स का बढ़ा देते हैं, ताकि कहीं जैसे सब्जी काट देती है छुरी को, ऐसी टायर भी काट न दे रोड को। तो यहाँ पर प्रेशर। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? न्यूटन मीटर की पावर -2, ऐसे हम लिख सकते हैं। हमें इतना लंबा ना रखना पड़े, उसके लिए हमने क्या सोचा, हम पास्कल लिख देते हैं। एक साइंटिस्ट थे पास्कल, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने फोर्स के ऊपर, प्रेशर के ऊपर काफ़ी काम किया था। तो उनके ऑनर में इसको यूनिट का नाम दिया गया न्यूटन। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कह सकते हैं। रिमेंबर, पास्कल जब भी हम लिखेंगे वो स्मॉल पी से लिखेंगे, ताकि हम ये बता सकें कि हम यूनिट लिख रहे हैं, पास्कल का नाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, और अगर हमें खाली ये इतना लंबा भी ना लिखना हो तो PA लिख सकते हैं। PA स्टैंड्स फॉर पास्कल। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दूसरी बात, ये प्रेशर होती कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर है या वेक्टर है? तो प्रेशर एक टेंसर काइंड की क्वांटिटी है। क्यों टेंसर काइंड की क्वांटिटी है? क्योंकि प्रेशर स्केलर और वेक्टर दोनों की तरह से बिहेव करती है। कैसे? अगर प्रेशर से हम पूछते हैं क्या तुम स्केलर हो, तो प्रेशर कहता है नहीं, मैं स्केलर नहीं हूँ, मैं वेक्टर हूँ। तो हम प्रेशर से फिर पूछते हैं भाई क्या तुम वेक्टर हो, तुम्हारे पास डायरेक्शन है? तो प्रेशर कहता है मेरे पास तो सब तरफ डायरेक्शन है। प्रेशर ऑफ फ्लूइड अगर हम देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव ए बैलून है और इसके अंदर हमने एक फ्लूइड भर रखा है, सपोज हमने पानी भर रखा है, तो अगर हम इसके अंदर प्रेशर देखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया देखते हैं, इसको अगर हम यहाँ से छेद कर दें, यहाँ से, तो पता चला यहाँ से इसका वाटर निकलने लगेगा। यहाँ पे छेद कर दें तो यहाँ पर निकलने लगेगा, यहाँ छेद कर दें तो यहाँ पर निकलने लगेगा, यहाँ छेद कर दें तो यहाँ निकलने लगेगा। तो अगर हम देखें इसके अंदर प्रेशर का डायरेक्शन क्या है बेसिकली, तो सब तरफ है इसका डायरेक्शन। ठीक, तो डायरेक्शन तो है लेकिन सब तरफ है। ठीक, फिर वो आप अभी 9th क्लास में, इसलिए आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें ना समझ में आ सकता है। फिर रैंक का मसला है, वो हम 11th क्लास में समझेंगे। ठीक, तो आप ये समझिए प्रेशर इज बेसिकली ए टेंसर काइंड ऑफ क्वांटिटी। टेंसर जैसे आपके स्ट्रेस होता है। ठीक, प्रेशर बेसिकली टेंसर काइंड की क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वर्किंग सरफेस भी आता है। ठीक, आप अभी इतना ही समझिए कि वर्किंग सरफेस भी आ रहा है न्यूटन की फोर्स के साथ साथ, इसलिए इसको टेंसर काइंड की क्वांटिटी कही गई है। ना ये वेक्टर है, ना ये एग्जैक्टली स्केलर है। ओके, तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हम देखेंगे अब।